हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का सत्यम सर की तरफ से लाइव एकेडमी 247 में हार्दिक स्वागत है। हमारी आपकी काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो रही है। एक्चुअली मैं आप सभी को बताऊं कि हम लोग अभी अपना जीएस का पोर्शन कवर कर रहे हैं, मैथ्स का पोर्शन भी कवर कर रहे हैं। साथ साथ में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अभी कुछ अपने डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन में बैठने वाले हैं, या मान लेते हैं कि कुछ लोग जैसे डिफेंस में ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, उनका सीजीडीए का एग्जामिनेशन है। तो मैंने सोचा है कि उनके जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स में जस्ट लाइक विमेन हेरासमेंट एक्ट हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हो गया। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ये पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं आएगा। सर्टेन पार्ट्स हैं, पार्ट 1 हो गया, पार्ट 5 हो गया, ऐसे ही पार्ट्स हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि अपनी रेगुलर स्टडी जो हमारी जीएस की, साइंस की, मैथ्स की, रीजनिंग की और इंग्लिश की प्रिपरेशन चल रही है, हम साथ साथ में अपने डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस के लिए भी जो भी छोटी छोटी चीज़ें जिनसे बच्चों को फ़ायदा मिल सकता है, हम लोग कोशिश करके करेंगे। इसी सीरीज़ में हमने सबसे पहले पार्ट को उठाया है आज, और वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एक्चुअली ये नहीं है कि ये सिर्फ डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन के लिए ही लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये सारे बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है। जस्ट लाइक आज हम पार्ट 1 की बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। फिर पार्ट 1 में जितने भी आर्टिकल्स हैं हमारे, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4 के विषय में हम बातचीत करेंगे। उसके बाद में हम उसमें आज तक जितने पूछे गए क्वेश्चन हैं, या जो भी और पॉसिबल क्वेश्चंस हैं जिनको पूछा जा सकता है, उनको विद एक्सप्लेनेशन हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। बस आप सभी को मेरे साथ में कंटिन्यूसली बने रहना है, और साथ साथ में कोशिश करनी है कि बेहतर तरीके से इसका सॉल्यूशन समझना है, और वो आपको तैयार होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फिर हमारा टॉपिक है आज का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। आप देखिए यहाँ सामने पार्ट 1 की बात करेंगे हम। पार्ट 1 पूरा पढ़ेंगे। स्पेशली मैंने एस स्पेशल लिखा हुआ है कि ऐसे सारे बच्चे जो एस एग्जामिनेशन में बैठने जा रहे हैं, वो खास तौर पे ध्यान दें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इनके लिए। और मैं इतना जानता हूँ कि आज का लेक्चर ज्वाइन करने के बाद पार्ट 1 में आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक ना तो कॉन्सेप्ट समझने में प्रॉब्लम होगी, और ना ही उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपके यूपी पीसीएस में भी आए हैं, बीपीएससी में आए हुए हैं, आईएएस में आए हुए हैं, एसएससी में आए हुए हैं, अदर वनडे एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं, और अदर डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस में भी पूछे गए हैं। बहुत आसान है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हम पढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली शुरुआत हमारी हुई आर्टिकल 1 की। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पार्ट 1 में मैं आप सभी को बता दूं कि ज़रा देखते हैं यहाँ से। पार्ट 1 में आपके लिए 4 आर्टिकल्स हैं। ठीक है, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4। आर्टिकल 1 के कई सारे सब पार्ट्स हैं। आर्टिकल 2 का एक ही पार्ट है। आर्टिकल 3 के कई सारे सेक्शंस हैं, और आर्टिकल 4 है। ये चारों समझना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैनी क्वेश्चंस जो होते हैं वो यहाँ से पूछे जाते हैं, सो आपको प्रिपेयर रखना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत हम लोग कर रहे हैं आर्टिकल 1 की। आप लोग बस पूरे लेक्चर में बने रहिएगा,
क्योंकि हम यहाँ पर आर्टिकल सारे आर्टिकल्स की बात करेंगे। आर्टिकल की बात करने के बाद में हम आप सभी के लिए जितने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं हम उनकी भी बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 1, ये सारा मैंने सेल्फ बनाया हुआ है जितने आसान लैंग्वेज में पॉसिबल था। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि यहाँ पर एक एक कॉमा और एक एक स्पेस का भी अपना एक मतलब होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में कभी भी आप किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हर एक वर्ड का अपना अलग मतलब है, जस्ट लाइक प्रियम्बल का होता है। तो प्रियम्बल का जब हम लोग डिस्कशन करेंगे आपसे तो हम सारी चीज़ों को आपको बताएंगे। अभी आर्टिकल 1 कहता है, जो कि पार्ट 1 का सबसे पहला आर्टिकल 1 किस लिए है? ये है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन मतलब आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1 कहता है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। याद रख लेना है आपको, ठीक है। आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1 क्या है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। ये आप सभी को सबके दिमाग में सेट होना चाहिए प्रॉपरली, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है एग्जामिनेशन के लिए और एग्जामिनेशन में भूलना तो बिल्कुल भी नहीं है। आर्टिकल 1 कहता है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, ठीक है। इसमें पहला सेक्शन क्या है आर्टिकल 1 का? आर्टिकल 1 का पहला सेक्शन कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। पहला सेक्शन क्या कहता है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स मतलब भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। आपके दिमाग में सेट रखना है। आर्टिकल 1 नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन की जब हम बात करते हैं, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, उसका पहला सेक्शन है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स मतलब भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अब हम दूसरे सेक्शन की तरफ। बहुत सिंपल बात है, इसको आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए हमेशा। सेकेंड पॉइंट कहता है द स्टेट्स एंड द टेरिटरीज thereof shall be as specified in the first schedule मतलब राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट होंगे। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट शेड्यूल है उसमें जितने स्टेट्स और टेरिटरीज मेंशन्ड हैं वही स्टेट्स और टेरिटरीज जो होंगे वो मान्य होंगे, ठीक है। आर्टिकल 1 का सेक्शन 2 क्या कहता है? द स्टेट्स एंड द टेरिटरीज देयरऑफ शैल बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। पहली बात क्या थी? पहला सेक्शन क्या था? इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स मतलब भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। दूसरी बात है कि ऐसे सारे स्टेट्स और टेरिटरीज जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के फर्स्ट शेड्यूल में मिलते हैं आपको या उसमें लिखे गए हैं वही मान्य होंगे, ठीक है। आर्टिकल 1 का सेक्शन 2 था। अब हम चलते हैं आर्टिकल 1 के सेक्शन 3 में। सेक्शन 3 कहता है आर्टिकल 1 का द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज मतलब ये जो भारत की राज्य सीमा है इस क्षेत्र में क्या क्या चीज़ें सम्मिलित होंगे, चलो देखते हैं। द टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स मतलब राज्यों के राज्य क्षेत्र। बी नंबर पे द यूनियन टेरिटरीज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। राज्यों के राज्य क्षेत्र तो हो गए, लेकिन संघ राज्य क्षेत्र जो कि हमारे फर्स्ट शेड्यूल में लिखे गए हैं, जिनका टाइम टू टाइम पे करेक्शन भी होता रहता है। करेक्शन का मतलब हो सकता है कि कई बार कुछ नए संघ राज्य क्षेत्र को शामिल किया जाता है, कई बार किसी संघ राज्य क्षेत्र को एक स्टेट्स का दर्जा दे दिया जाता है, कई बार दो संघ राज्य क्षेत्रों को मतलब दो यूनियन टेरिटरीज को एक साथ मिक्स कर दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें कैसे होंगी कि टेरिटरी ऑफ इंडिया जो है, इंडिया का जो ये पूरी टेरिटरी है, इंडिया का जो राज्य क्षेत्र है, ये पूरा सीमा क्षेत्र है, इसके अंदर क्या क्या होगा
पहली चीज द टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स, मतलब राज्यों के राज्य क्षेत्र होंगे। दूसरी चीज द यूनियन टेरिटरीज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल, पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र होंगे। और तीसरी बात सच अदर टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के द्वारा कुछ ऐसे राज्य क्षेत्र जिनको अर्जित किया जाए, जिनको एक्वायर किया जाए। तो आप समझ गए कि इंडिया की टेरिटरी में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होंगी। पहली चीज़ शामिल होगी कि इंडिया के सभी राज्य क्षेत्र। दूसरा, फर्स्ट शेड्यूल में पहली अनुसूची में जितने भी निर्दिष्ट, जितने भी लिखे गए या जितने भी लिखित संघ शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरीज होंगे वो मान्य होंगे, वो होंगे। और तीसरी बात, टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर ऐसे सारे राज्य क्षेत्र या ऐसे सारे टेरिटरी जिनको अक्वायर किया जाएगा, कैसे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, ठीक है, वो भी पहले फर्स्ट शेड्यूल में उनको लिखा जाएगा, देन उसके बाद ही ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं, ठीक है। तो आप समझ लेंगे आर्टिकल 1 में 3 ही बातें थी। पहली बात क्या थी, वंस अगेन आर्टिकल 1 कहता क्या है, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। क्या क्या है, पहला नंबर इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, मतलब भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। दूसरी बात, द स्टेट्स एंड द टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल, राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वो होंगे जो कि पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। और तीसरी बात कि अभी हमने एक वर्ड यूज किया इंडिया की टेरिटरी, तो इंडिया की टेरिटरी एग्जैक्टली है क्या, इंडिया की टेरिटरी एक्चुअली द टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स, मतलब राज्यों के राज्य क्षेत्र है। द यूनियन टेरिटरीज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल, ऐसे सभी संघ शासित प्रदेश जो कि फर्स्ट शेड्यूल में विनिर्दिष्ट हैं, लिखे गए हैं, वो शामिल होंगे। और सच अदर टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड, जिनको पाया जाएगा, ठीक है। जस्ट 1 सेकेंड, आई थिंक अभी आप सभी को आवाज़ क्लियर आ रही है मेरी। सच अदर टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड, ऐसे सभी अन्य राज्य क्षेत्र जो कि अर्जित किए जाते हैं वो सब शामिल किए जाएंगे, ठीक है। कोई इशू यहाँ से? आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों को इशू होगा कोई। अगर कोई इशू नहीं है तो अब हम बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 2 की तरफ। आर्टिकल 2 क्या कहता है? आर्टिकल 2 हमारा कहता है एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, मतलब नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अभी अभी हमने लिखा था ना कि ऐसे राज्य क्षेत्र जो कि अक्वायर किए जाएंगे या ऐसे टेरिटरी जो कि अर्जित किए जाएंगे, तो कैसे अर्जित किए जाएंगे ये बात कही जा रही है आर्टिकल 2 में। आर्टिकल 2 क्या है? एडमिशन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, मतलब नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, ठीक है। कैसे होगा? तरीका है, ऐसा नहीं कि किसी को भी अपना स्टेट बोल दिया आपने। स्टेट बोलने का तरीका क्या है? बोलने का तरीका यह है कि पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और establish new states on such terms and conditions as it thinks fit। समझ रहे हैं? पार्लियामेंट में बाय लॉ admit into the union or establish new states on such terms and conditions as it thinks fit, मतलब संसद विधि द्वारा अपने जो भी कंडीशंस होती हैं, जो निबंधन होते हैं, शर्तें होती हैं, जिसके अकॉर्डिंग वो ठीक समझती है, संसद अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग में या अपने जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग में जिन भी टेरिटरीज या जिन भी एरियाज को वो ठीक समझे, संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना कर सकेंगे। लेकिन कैसे? याद रखना, पार्लियामेंट अपने मन से नहीं, विधि द्वारा, बाय लॉ। पार्लियामेंट में बाय लॉ admit into the union or establish new states on such terms and conditions as it thinks fit, मतलब संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो कि वो ठीक समझे, संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेंगे।
आर्टिकल 2 का एक पार्ट और है 2A, याद रखना है आपको, जिसमें सिक्किम को संघ से जोड़ा गया था। आर्टिकल 2A क्या है? आर्टिकल 2A है सिक्किम का संघ के साथ संयुक्त किया जाना या एसोसिएट किया जाना। दो अमेंडमेंट थे। 35th अमेंडमेंट जो हुआ था, 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ इंडिया जो था, उसमें सिक्किम को स्टेट न बनाते हुए भारत का एसोसिएट स्टेट बनाया था, भारत का सहायक राज्य बनाया था। ठीक है। उसके बाद 36 जो अमेंडमेंट हुआ था, उसमें सिक्किम को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो क्वेश्चन आता है कि सिक्किम को किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा भारत का सहायक राज्य बनाया गया, एसोसिएट स्टेट? तो आप जवाब देंगे सर 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन आएगा कि सिक्किम को कब स्टेट का दर्जा मिला, तो आप बोलेंगे 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ इंडिया। मैंने आप लोगों के लिए काम किया है, जितने भी नए स्टेट्स को शामिल किया गया है, मैंने उनका एक लिस्ट आप सभी के लिए अवेलेबल किया है। ठीक है, जिसके विषय में एक्सप्लेनेशन मैं आपको बाद में करूंगा। तो आर्टिकल 1 समझ गए आप लोग। आर्टिकल 1 था कि नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। सबसे पहले जब आर्टिकल की शुरुआत हुई तो संघ का नाम और राज्य क्षेत्र जरूरी हुआ। उसमें हमने पहले नंबर बात कही कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। दूसरा मैंने कहा द स्टेट्स एंड टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल, ऐसे सभी स्टेट्स और टेरिटरी जो कि फर्स्ट शेड्यूल में या प्रथम अनुसूची में लिखित हैं, उन्हीं को संघ और राज्य का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है। फिर टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या क्या चीज़ें आएंगी? टेरिटरी ऑफ इंडिया में टेरिटरी ऑफ स्टेट्स आएंगे और यूनियन टेरिटरीज आएंगी जिनको फर्स्ट शेड्यूल में लिखा गया है, और ऐसी अदर टेरिटरीज जिनको अक्वायर किया जाएगा वो भी आएंगे। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। फिर उसके बाद आर्टिकल 2 की हमने बात की, तो हमने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स, नए राज्यों का स्थापना या प्रवेश। कैसे, कौन करेगा? पार्लियामेंट करेगी नए राज्यों की स्थापना। ध्यान रखना है कौन करेगा, जरा इसको क्लियर करता हूं मैं थोड़ा सा तो अच्छा लगेगा। कौन करेगा? तो आप बताएंगे कि सर पार्लियामेंट करेगी नए राज्यों की स्थापना। कैसे करेगी? बाई लॉ, विधि के द्वारा करेगी। एडमिट इनटू यूनियन, यूनियन में एडमिट करेगी, या तो इस्टेब्लिश करेगी, या तो स्थापना करेगी या प्रवेश देगी। लेकिन किन न्यू स्टेट्स को? सच टर्म्स एंड कंडीशन, अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग में जिनको वो फिट समझे। मतलब जो भी हमारे लॉज बनाए गए हैं उन लॉज के अकॉर्डिंग में कुछ ना कुछ जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनके अकॉर्डिंग अगर पार्लियामेंट को स्टेट्स सभी टर्म्स एंड कंडीशन पे फिट लगते हैं तो उनको इस्टेब्लिश करेगी या एडमिट करेगी, अदरवाइज नहीं एडमिट करेगी। इसका एग्जांपल मैंने बताया आर्टिकल 2A। क्या था 2A? सिक्किम को यूनियन के साथ एसोसिएट किया जाना। कब एसोसिएट किया गया? 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। और कब स्टेट बनाया गया? 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। ठीक है, तो आर्टिकल 2 यहाँ से फिनिश होता है आपका। अब चलते हैं हम लोग आर्टिकल 3 में। आर्टिकल 3 क्या है? आर्टिकल 3 ध्यान से देखिएगा। आर्टिकल 3 कहता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्ट्रेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। अब इससे पहले हम लोगों ने आर्टिकल 2 में क्या देखा कि या तो एडमिशन कर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं न्यू स्टेट्स का। कैसे करेंगे, कौन करेगा? आपने बताया था पार्लियामेंट करेगी। कैसे करेगी? बाय लॉ करेगी। किस कंडीशन में करेगी? उनके जो टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग अगर कोई भी स्टेट फिट लगता है तो उसको स्टेट के रूप में दर्जा प्रोवाइड करेगी। ठीक है, लेकिन आर्टिकल 3 क्या कह रहा है? आर्टिकल 3 ये बताता है कि नए स्टेट्स को बनाना, फॉर्मेशन करना, या जो पुराना एग्जिस्टिंग स्टेट है या तो उसके एरिया या उसकी बाउंड्री में या उसके नेम में अल्ट्रेशन करना, मतलब बदलाव करना। ठीक है, नए राज्यों का या तो निर्माण करना
या वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन करना। ठीक है, कैसे करेंगे, कौन करेगा? तो वही जवाब, पहला क्वेश्चन है कौन करेगा, तो आप बताएंगे कि आर्टिकल 3 में फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स या अल्ट्रेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज एंड और नेम्स ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स पार्लियामेंट करेगी। कैसे? बाय लॉ करेगी, विधि के द्वारा करेगी। पार्लियामेंट में बाय लॉ फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी अदर स्टेट। या तो क्या करेगी, किसी एक स्टेट से थोड़ी सी टेरिटरी अलग करके एक नया स्टेट बना दे। जस्ट लाइक अभी कुछ समय पहले तेलंगाना बना था, आपको पता होगा, है ना। और बाय यूनाइटिंग टू आर मोर स्टेट्स, या तो दो स्टेट्स या उनके पार्ट्स को जोड़ करके एक नया स्टेट बना दे। यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट, या फिर किसी स्टेट में किसी टेरिटरी के दूसरे राज्य के हिस्से को जोड़ करके एक नया स्टेट बना दे। मतलब संसद विधि द्वारा किसी राज्य में, हिंदी में क्या होगा, उसका राज्य क्षेत्र अलग करके या दो या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिला करके एक बना दे, या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलके बना दे। क्या क्या कर सकता है, मतलब या तो कोई एक पहले से राज्य एग्जिस्ट कर रहा है, कोई एक स्टेट एग्जिस्ट कर रहा है, उसको दो, उसके एक छोटे से पार्ट को निकाल करके एक अलग स्टेट बना दिया जाए, जस्ट लाइक तेलंगाना मैंने आपको बोला। दूसरा पॉसिबल क्या है कि दो राज्यों के, दो स्टेट्स के कुछ पार्ट्स को या दो स्टेट्स को या दो से ज़्यादा स्टेट्स को या उनके पार्ट्स को मिला करके एक नया स्टेट बना दे, या किसी एक स्टेट को उठाए और दूसरे स्टेट का थोड़ा सा पार्ट उठा करके एक नया स्टेट बना दे। तो ऐसी सारी चीज़ें कहाँ होंगी, आर्टिकल 3 में होती हैं। ठीक है, ये हो गया कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, न्यू स्टेट कैसे बनता है। या तो न्यू स्टेट बनाएंगे, या फिर क्या करेंगे, या फिर पार्लियामेंट लॉ के द्वारा इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा देगी। डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, किसी राज्य का क्षेत्र घटा देगी। या अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर देगी। या अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, किसी राज्य का नाम परिवर्तित कर देगी। ठीक है, तो आपने देखा कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्ट्रेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। ठीक है, तो इसके अंदर जो सब पॉइंट्स थे, या कह सकते हैं इनके जो सेक्शंस थे, तो फर्स्ट सेक्शन जो था या फर्स्ट सब पॉइंट था, उसने कहा कि पार्लियामेंट विधि के द्वारा एक नए स्टेट को बनाने के क्या क्या तरीके अप्लाई कर सकती है। या तो किसी एक स्टेट से थोड़ा सा हिस्सा लेकर के उसको नया स्टेट बना दे, या दो से अधिक स्टेट्स को या उनके हिस्सों को जोड़ करके एक नया स्टेट बना दे, या किसी एक स्टेट को दूसरे स्टेट के पार्ट के साथ जोड़ करके एक नया स्टेट बना दे। तो इस तरीके से फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट हो सकता है। फॉर्मेशन नहीं होगा तो क्या होगा, अल्ट्रेशन होगा। अल्ट्रेशन किस में होगा, एरिया में होगा। तो या तो एरिया इंक्रीज करेगी या एरिया डिक्रीज करेगी, या फिर बाउंड्रीज को अल्टर करेगी, चेंज करेगी, इंक्रीज डिक्रीज जो भी करेगी, या किसी स्टेट के नेम को ही बदल दे। तो ये आता है आर्टिकल 3 के अंतर्गत। ठीक है, आप समझ गए। तो अब हम चलते हैं आर्टिकल 4 में। समझ गए ना। आर्टिकल जो 1 था आपका, ध्यान से देखिएगा, नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, जिसमें 3 सब पॉइंट हम लोगों ने पढ़े। उसके बाद फिर हमारा आया एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, आर्टिकल 2। इसका एक ही सब पॉइंट था, आर्टिकल 2 इज सिक्किम को एसोसिएट राज्य के रूप में बनना। ठीक है, और आर्टिकल 3 हमारा आया जिसमें हमने फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, अल्ट्रेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स हमने पढ़ा। अब आ चलते हम लोग आर्टिकल 4 पे। आर्टिकल 4 क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। इसमें पहले हम लैंग्वेज जो लिखी गई है ज़रा उसको पढ़ते हैं। और ये जो लैंग्वेज लिखी हुई है, मैंने इसको ज़रा सा भी इधर उधर से नहीं उठाया है,
जो कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बुक में लिखी हुई है, मैंने उसी लैंग्वेज को सीधा उठा लिया है, क्योंकि उससे ज़्यादा करेक्ट और कुछ नहीं हो सकती है। क्या है? एनी लॉ referred to in Article 2 or Article 3 shall contain such provisions for the amendment of first schedule. ठीक है, just give me 1 minute. तो आप लोग समझ रहे हैं? ज़रा देखते हैं, यहाँ देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। तो मैंने ये कहा कि आप लोग अगर ध्यान देंगे थोड़ा सा, तो आर्टिकल 4 क्या कह रहा है? एनी लॉ referred to in Article 2 or Article 3 shall contain such provisions for the amendment of the first schedule and the fourth schedule as may be necessary to give effect to the provisions of the law, and may also contain such supplemental, incidental, and consequential provisions, including provisions as to representation in parliament and in the legislatures of the states affected by such law as parliament may deem necessary. No such law as aforesaid shall be deemed to be an amendment of this constitution for the purposes of article 368. ठीक है, बहुत बड़ी मीनिंग हो गई, अब इसको हम समझाते हैं आपको, डोंट बी वरी। इसको मैंने क्या किया है कि हिंदी में भी लिखा हुआ है, अनुच्छेद 2 और 3 के निर्मित अधीन निर्मित कोई भी कानून अथवा विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनार्थ इस संविधान का संशोधन नहीं समझे जाएंगे, अर्थात इस प्रकार के कानून को एक साधारण बहुमत द्वारा और साधारण विधायी प्रक्रिया के द्वारा पारित किया जाएगा। मतलब जो अभी हम लोगों ने आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 पढ़े, अब ध्यान से समझना आर्टिकल 4 क्या क्या कह रहा है। लैंग्वेज तो इतनी ज़्यादा हो गई, आपका पेपर ऑब्जेक्टिव आने वाला है, सिर्फ आप कॉन्सेप्ट को समझिए। तो आर्टिकल 4 क्या कह रहा है एग्जैक्टली कि जो आपने आर्टिकल 2 में पढ़ा, आर्टिकल 2 में क्या पढ़ा? एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, ये आपने पढ़ा। आर्टिकल 3 में आपने क्या पढ़ा कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स और अल्ट्रेशन ऑफ बाउंड्रीज, एरियाज एंड नेम ऑफ द स्टेट्स, एग्जिस्टिंग स्टेट्स। तो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में अगर हमें कोई भी चेंजमेंट करना हो तो इसके लिए हमें कभी भी ये पढ़िएगा ज़रा, आर्टिकल 368 की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मतलब आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में जो भी चेंजमेंट करने हैं उसके लिए हमें आर्टिकल 368 संविधान संशोधन के नियम को फॉलो नहीं करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए कौन करेगा? पहली चीज़ तो कहीं पर लिखा होगा, और नहीं लिखा होगा तो ये पार्लियामेंट एक वर्ड दिया गया है, मतलब संसद करेगी। कैसे करेगी? साधारण बहुमत द्वारा, ध्यान रखिएगा, संसद साधारण बहुमत द्वारा और साधारण विधायी प्रक्रिया द्वारा कानून को पारित करके ऐसे अल्ट्रेशन हमेशा हो जाएंगे। ठीक है, इसके लिए आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 ही जिम्मेवार होंगे और इन्हीं से अल्ट्रेशन किया जाएगा। जो भी नेम, चाहे फॉर्मेशन किसी स्टेट का करना हो, आर्टिकल 3 की मैं बात कर रहा हूँ, या चेंजमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, या अल्ट्रेशन ऑफ नेम, एरियाज, बाउंड्रीज जो भी करना है, या आर्टिकल 2 की अगर हम लोग बात करें तो एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट जो भी है, तो ये दोनों की दोनों चीज़ों के लिए आप पार्लियामेंट क्या करेगी? एक साधारण बहुमत पेश करेगी
और साधारण बहुमत के जो विधायी प्रक्रिया, साधारण विधायी प्रक्रिया होती है ना, सिंपल लेजिस्लेचर प्रोसीजर जो होता है उसी को फॉलो करते हुए ये कानून बनाए जाएंगे। इसके लिए आर्टिकल 368 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आर्टिकल 368 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का रूल्स होता है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आप ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आर्टिकल 1 में आपने पढ़ा कि इंडिया मतलब भारत, उसका नाम हो गया। उसके बाद सेकंड में आपने इस्टेब्लिशमेंट या एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स आपने पढ़ लिया। थर्ड में आप जब आए तो आपने फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स या फिर अल्ट्रेशन, चेंजमेंट, सारी चीज़ों को आपने पढ़ा कि हम नेम, बाउंड्री, एरिया जो भी अल्ट्रेशन करेंगे। आर्टिकल 4 में आपने देखा कि जो आर्टिकल 2 और 3 में काम करना है उसी के द्वारा ही ये सारे फॉर्मेशन और बाकी सारे चेंजमेंट होंगे, और इसके लिए हमें आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, इसको चेंजमेंट करने के लिए हम डायरेक्टली पार्लियामेंट, हम नहीं मतलब पार्लियामेंट साधारण विधायी प्रक्रिया जो होती है साधारण बहुमत द्वारा, है ना, सिंपल लेजिस्लेचर प्रोसेस से इसको कंप्लीट कर देगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ आप लोग पढ़ाई करिए, एंड आई नो आप लोग बिल्कुल बेस्ट करेंगे। ठीक है, एक बार जरा मैं चेक कर लूँ, इज एवरीथिंग फाइन? या रिकॉर्ड तो हो रहा है टोटली। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला हमारा टॉपिक है परीक्षा में पूछे गए प्रश्न। जितने भी वनडे एग्जामिनेशन हैं जिसमें भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, तो इसमें पार्ट 1 से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं हमने उसको लिया है। ठीक है, पार्ट 1 पर डिपेंड करते हैं, और अदर डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन में भी पूछे गए हैं, वो भी हमारा टारगेट था। चलो देखते हैं। और ये सारे क्वेश्चन वही हैं जितना मैंने अभी आपको पढ़ाया, आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक वही एक्सप्लेनेशन हमें करना है। चलो, पहला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? आपने देखा, नया राज्य, न्यू स्टेट्स। तो ये ध्यान से देखो तो क्या लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। यही तो लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान या किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो एक्सेप्टेंस और एस्टेब्लिशमेंट ये कहाँ था? आर्टिकल 2 में। और फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्ट्रेशन जो था वो आर्टिकल 3 में था। तो आपका जवाब क्या होगा? आर्टिकल 3। मैंने एक्सप्लेनेशन भी किए बगल में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण, उनके क्षेत्रों, सीमाओं और नाम, एरिया, बाउंड्रीज और नेम में जो कि एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं, भारतीय संसद के अंदर ये कैपेसिटी है कि ये विधि द्वारा, है ना, बाय लॉ सारे काम को एग्जिस्ट कर सकती है। ध्यान रखना है। चले, क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर। बस कॉन्फिडेंटली चीज़ों को पढ़ाई करो, इससे ज़्यादा और कुछ ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 है, नए राज्य के गठन की शक्ति जो है वो निहित है। वही नए राज्य के गठन का मतलब इंग्लिश में क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। अभी अभी आपने पढ़ा है कि अगर एस्टैब्लिशमेंट या एक्सेप्टेंस होता, ठीक है, एडमिशन होता, तो आप कहाँ जाते? तो उसके लिए आप आर्टिकल 2 देखते हैं। लेकिन फॉर्मेशन या फिर बाउंड्री में जो भी चेंजमेंट है ना, नए राज्यों का निर्माण जो भी है, या उनके नेम और बाउंड्रीज और एरिया में चेंजमेंट जो है, ये किस पावर है? संसद में। आर्टिकल 3 के तहत ये पावर पार्लियामेंट को दी गई, बाय लॉ होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। संविधान के प्रथम अनुच्छेद मतलब आर्टिकल 1, भारत क्या है? मतलब इंडिया, भारत यानी कि इंडिया क्या है? राज्यों का समूह, कलेक्शन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का फेडरेशन, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का कन्फेडरेशन, राज्यों का कन्फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, या फिर राज्यों का यूनियन,
राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो ध्यान होगा आपको, ये सब कोई भी सही नहीं होगा। इसमें सही क्या होगा? इंडिया यानी भारत, शैल बी, पहले बताया आपको, यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का संघ होगा। आर्टिकल 1 ये तो कहता है। अनुच्छेद 1 में निर्धारित किया गया कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ या राज्यों का यूनियन होगा। ध्यान रखना है। आर्टिकल 1 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन करना है, सृजन का मतलब फॉर्मेशन, याद रखना है हमेशा, तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक होगा? तो याद रखिए कि आर्टिकल नहीं पूछा जा रहा है। अगर आर्टिकल होता तो किस आर्टिकल के तहत आप कर सकते हैं, तो आप जवाब देंगे आर्टिकल 3 के तहत। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि किस आर्टिकल के तहत नहीं, अगर हमें नए राज्य को फॉर्मेशन करना है तो इस सिचुएशन में किस शेड्यूल में चेंजमेंट होगा? तो आपको पता है, मैंने पहले ही बताया कि पहली सूची में हमेशा निर्दिष्ट होगा, पहले लिखा रहता है। और जितने संघ शासित क्षेत्र या फिर राज्य उनके नाम लिखे रहेंगे, उन्हीं को हमेशा राज्य के रूप में, स्टेट के रूप में माना जाएगा। बिना उसमें लिखे किसी को नहीं माना जा सकता है। तो संविधान की प्रथम अनुसूची में राज्यों और उनके क्षेत्रों का विवरण है। अतः भारतीय संघ में एक नए राज्य के सृजन हेतु एक अनुसूची में संशोधन आवश्यक होगा। किस अनुसूची में? फर्स्ट अनुसूची में। ध्यान रखना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। संघ राज्यों का मतलब, कहने का मतलब है यूनियन टेरिटरीज या संघ शासित राज्यों का, है ना। इनमें शासन किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति द्वारा, उपराज्यपाल द्वारा, गृह मंत्री द्वारा, प्रशासक द्वारा। तो हमेशा ध्यान रखिए राष्ट्रपति द्वारा होगा। एक्सप्लेन भी मैंने किया हुआ। संविधान के अनुच्छेद 239 फर्स्ट 239(1) के तहत, 239 आर्टिकल का सेक्शन 1 के अनुसार संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाय प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन हमेशा राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में अगर आप बात करेंगे, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा? तो आपको मैं बता दूं कि 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था, शुरुआत में ही मैंने बताया आपको, कब? आर्टिकल 2 के सब आर्टिकल ए में, या 2A जो हमारा था उसमें मैंने बताया। 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसे एसोसिएट स्टेट बनाया गया। और 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ, इसमें सिक्किम को एक स्टेट के रूप में दर्जा मिल गया। क्या होगा? 35th संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत में संयुक्त राज्य, एसोसिएट स्टेट के रूप में शामिल किया गया। 36th संशोधन 1975 एक साल बाद हुआ, इसमें सिक्किम को पूर्ण राज्य मिला। और ये कौन सा नंबर राज्य बना? 22वां नंबर राज्य बना। क्वेश्चन आ सकता है कि सिक्किम जब नया राज्य बनाया गया तो कौन सा नंबर राज्य था? तो आप बताएंगे 22nd नंबर राज्य था, 22nd नंबर स्टेट बना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया? भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पर किया गया या किस वर्ष में किया गया? दो चीज़ें हमेशा ध्यान रखना। भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 29 दिसंबर 1953 में। ये किसकी बात मैं कर रहा हूँ? जो आयोग बना था, राज्य पुनर्गठन आयोग, इसकी स्थापना हुई थी 29 दिसंबर 1953 में।
और राज्य पुनर्गठन आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन किया वो किया था 1956 में। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? ये जवाब हो जाएगा इसका 1956, 1956। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखना है कि अगर पूछे राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई, आप बताएंगे 29 दिसंबर 1953। और राज्य पुनर्गठन आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया, तो आप बताएंगे 1956 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, आंध्र प्रदेश ये राज्य पहला। कब हुआ था? भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का पृथक राज्य के रूप में सृजन हुआ, और ये कब हुआ था? 1953 में। ध्यान रखना है, आंध्र प्रदेश सबसे पहले कब बना था? 1953 में बना था। और किस बेसिस पे बना था? लैंग्वेज के बेसिस पे बना था, है ना। और सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का ही गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें बेस्ड कई सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? तो आप ध्यान रखिए, इसमें 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था। 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, माय गॉड, अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। क्या है एक्सप्लेनेशन? 69th संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा देश की राजधानी दिल्ली को संघ राज्य की श्रेणी में कायम रखते हुए इसके लिए एक विधानसभा और एक मंत्रिपरिषद का गठन किया गया। साथ ही आर्टिकल 239 के फर्स्ट सबसेक्शन से संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र या एनसीआर का दर्जा दिया गया, नेशनल कैपिटल रीजन का दर्जा दिया गया। तो ये कब हुआ था? 69th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा हुआ था। अमेंडमेंट एक्ट 1991 के द्वारा राजधानी दिल्ली को संघ शासित प्रदेश बनाया गया, और साथ में एक विधानसभा, एक मंत्रिपरिषद का भी उसके लिए अरेंजमेंट कराया गया। ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि दिल्ली को किस वर्ष में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया, तो आप बताएंगे 1991 में। क्वेश्चन ये आएगा कि संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को एनसीआर का दर्जा कब मिला, तो आप बताएंगे 1991, 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो याद करिए आर्टिकल नंबर 4, मैंने आपको यही बताया कि नया राज्य अगर आप बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आर्टिकल 368 की ज़रूरत नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आर्टिकल होता है 368, जिसके तहत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, उसकी ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में जितना भी चेंजमेंट करना चाहते हैं, नया स्टेट बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए सिर्फ साधारण बहुमत चाहिए। साधारण बहुमत, साधारण विधायी प्रक्रिया द्वारा। कौन बनाएगा? संसद बनाएगा, साधारण बहुमत से, है ना, विधि द्वारा, विधि है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया संसद विधि द्वारा साधारण बहुमत से नए राज्यों का गठन कर सकती है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन थे, और इन 10 क्वेश्चन में से आप देखेंगे तो कई सारे और भी क्वेश्चंस छिपे हुए थे। जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे हमने आप लोगों को डिस्कशन कराया। और आप सभी को मैं बता दूं कि अब आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोगों को बस एक छोटा सा काम करना है। क्या करना है? देखो, आज मैंने पार्ट 1 आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, तो पार्ट 1 का इस लेक्चर को कम से कम सारे लोग जो भी अपना वनडे एग्जामिनेशन दे रहे हैं, एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, कुछ भी हो, या एसएएस हो, जो भी, 4 to 5 टाइम्स आप इसको
सबसे पहले तो देखिए, क्वेश्चंस इससे ज़्यादा इसमें है ही नहीं, आज तक आए ही नहीं है पिछले 30 सालों में, तो आगे कहाँ से आएंगे। इन क्वेश्चंस को अपने पास नोट कर लो, ठीक है। और नोट करने के बाद में 2-3-4 दिन के बाद में ऐसे प्रैक्टिस करो इसका कि कम से कम ये लेक्चर आप लोग 30 टाइम्स रिवाइज करें इसको, ठीक है। और कल मैं आप लोगों को पार्ट 5 के विषय में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। पार्ट 1 आज से कंप्लीट हो जाएगा। हमने इसी सीरीज में कुछ रखा हुआ है, क्या था इसमें कि जो भी हमारे 16 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो भी हुए हैं, हमने उनको लिखा हुआ है, आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। जैसे सबसे पहला कौन हुआ था, आपको पता है ऑलरेडी। सबसे पहला आंध्र प्रदेश कब हुआ था, 1 अक्टूबर 1953 को। दूसरा गुजरात 1 मई 1960 में हुआ। तीसरा नागालैंड बना 1 दिसंबर 1963 में। फिर हरियाणा 1 नवंबर 1966 में बना। हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 में बना। मेघालय 21 जनवरी 1972 में बना। मणिपुर 21 जनवरी 1972 में। त्रिपुरा 21 जनवरी 1972 में बना। सिक्किम 16 मई 1975 में बना। मिजोरम 20 फरवरी 1987 में बना। अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 में बना। गोवा 30 मई 1987 में बना। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 में बना। झारखंड 15 नवंबर 2000 में बना। तेलंगाना 2 जून 2014 में बना, ठीक है। ये 16 स्टेट्स हैं जिनको कब कब बनाया गया मैंने इसमें लिख दिया, और ये आपको अच्छी तरीके से, है ना, इनको लर्न कर लेना है, छोड़ना नहीं है, ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग की जो मुलाकात होगी, वो मुलाकात होगी आप लोगों के से नेक्स्ट लेक्चर में। और अगला हमारा होगा आर्टिकल 5, ठीक है। आर्टिकल 5 में परहैप्स 2 लेक्चर बनेंगे, और हो सकता है थोड़ा सा बड़ा लेक्चर भी हो। सो आप सब बिल्कुल प्रिपेयर रहिए, और लेक्चर 1 को अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिए। आप लोगों को समझ आई होंगी सारी बातें, आई होप मज़ा भी आया होगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू अपना इतना कीमती समय देने के लिए। ऐसे पढ़ाई करते रहिए, और आप लोगों में किसी को अगर कोई भी क्वेरी हो, कुछ ना समझ आ रहा हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के भेजिए। कुछ और करेक्शन की ज़रूरत लगती है, लगता है सर इस तरीके से होना चाहिए, देन आई विल फॉलो इट, ओके। तो बच्चों, आप लोग बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन कीजिए। आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। नमस्कार।